हेलो, अपनी वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय पीयूष राय। मैं सरदार अहमद जो आज आपको पढ़ाऊंगा एवोल्यूशन के बारे में। चूँकि हमने पहले एवोल्यूशन के फर्स्ट पार्ट में जिक्र कर लिया था एवोल्यूशन और बाद का फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो सारी फिनोमेना जिसमें होमोलॉगस, एनालॉगस, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में हमने बात कर लिया था। आज हम उससे आगे बात करेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, जिसमें दो मोड के बारे में एनसीईआरटी में जिक्र दिया हुआ है, एक ब्लैक मोड, एक वाइट मोड। जिसमें ये बताया गया सन 19 ईयर की बात है, 1850 में, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, यानी औद्योगिक विकास नहीं हुआ था। उस समय क्या था कि जो ट्री थे, नॉर्मली ट्री के ऊपर जो लाइकेन थे वो ग्रो कर जाते थे, और चूंकि लाइकेन ग्रो करने के कारण जो उनकी बात होती थी वो वाइट कलर की दिखाई देती थी, जिसपे वाइट मोड आकर के अगर बैठते थे तो जो उनके प्रेडेटर्स थे उनको खत्म या मार नहीं पाते थे, या अपने फूड की फॉर्म में उनका प्रयोग नहीं कर पाते थे। उस समय वाइट मोड की जो जनसंख्या थी वो ज़्यादा थी। फिर ऐसा हुआ 1850 के बाद 1920 में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, यानी औद्योगिक का विकास हो गया, जिसके कारण पोल्यूशन हुआ, और पोल्यूशन होने के कारण जो लाइकेन थे वो गायब होना शुरू हो गए। और आपको ये पता होगा लाइकेन आर द गुड इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन, जिससे ये सिद्ध होता है। यहाँ पे ये समझ में क्लियर आता है कि जो कि लैमार्क ने ये बताया था कि जो भी सिलेक्शन होता है वो नेचुरल होता है। दो तरीके के सिलेक्शन के बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे, एक स्टोकास्टिक और एक एंथ्रोपोजेनिक। यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है जो वाइट मोड, ये जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था उस समय ये बेटर फिट एडाप्टेड थे, यानी इन्वायरमेंट में नेचर ने इन्हें बिल्कुल बेटर फिट एडाप्टेड किया था, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी। लेकिन जैसे ही औद्योगिक विकास शुरू हुआ, जिससे क्या हुआ कि लाइकेंस गायब होना शुरू हो गए और इनकी संख्या वाइट में कम होने लगी, क्योंकि जब लाइकेन गायब होना शुरू हुए तो जो बार थी वो ब्लैक कलर का होना शुरू हुए, जिसके कारण ये आसानी से इनके प्रेडेटर्स को दिखाई देना शुरू हो गए, जिससे प्रेडेटर्स इनको ईट किया और इनकी जनसंख्या कम हो गई, और जो ब्लैक मोड थे उनकी जनसंख्या ज़्यादा हो गई, क्योंकि ये अपने आप को छिपा लेते थे, क्योंकि बार जो था ट्री का वो ब्लैक होना शुरू हो गया। इससे ये सिद्ध होता है कि बेटर एडाप्टेशन जो होता है, या तो वो नेचर फिट करता है, तो नेचर जो फिट किया था वो वाइट मोड के लिए था। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो बेटर फिट एडाप्टेड कौन हो गया, ब्लैक मोड हो गया। तो दो तरीके का यहाँ पे म्यूटेशन दिखाई देता है या एवोल्यूशन दिखाई देता है, एक दिखाई देता है एंथ्रोपोजेनिक और दूसरा दिखाई देता है स्टोकास्टिक, यानी ऐसा परिवर्तन या ऐसा एवोल्यूशन जो खुदा के द्वारा, बाय गॉड के द्वारा या नेचर के द्वारा किया जाए, ऐसे म्यूटेशन को एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। एंथ्रोपोजेनिक। और ऐसा म्यूटेशन या ऐसा एवोल्यूशन जो ह्यूमन के द्वारा हो उसे कहते हैं स्टोकास्टिक कहते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है फिंचेस के बारे में। जो चार्ल्स डार्विन साहब थे, उन्होंने एक शिप थी जिसका नाम था HMS बीगल। इस पे वो बैठकर एक आइसलैंड पे गए थे, जिस आइसलैंड का नाम है गैलापागोस आइसलैंड। उस आइसलैंड पे पहुंचे जो कि साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, सिचुएटेड है। और ये जब उस आइसलैंड पे पहुंचे, इन्होंने बहुत सारी बर्ड्स की वैरायटी को देखा, जिसमें जो प्योर सीड ईटिंग वैरायटी थी वो ब्लैक कलर की थी नॉर्मली। इन्होंने आगे चल करके उनके बारे में स्टडी किया और अपना नाम दिया गया, जिसको इन्होंने नाम दिया फिंचेस, जिसको कहा जाता है डार्विन फिंचेस। इन्होंने देखा जो प्योर सीड ईटिंग थे उनकी जो बीक का बनावट था वो अलग था। इन्होंने बहुत सारे ऐसे, यानी उन्होंने ये ऑब्जर्व किया उस आइसलैंड पे उनका जो ओरिजिनेशन था कहीं ना कहीं एक ही से था, यानी प्योर सीड ईटिंग
वर्ड से था, लेकिन अकॉर्डिंग टू एडाप्टेशन वो उस एरिया से थोड़े दूर गए और उनको फूड सीड के फॉर्म में ना मिल करके कैक्टस वाले प्लांट मिले या इंसेक्टिवोरस हो गए, उनके अकॉर्डिंग उनके बीक में क्या हो गया, परिवर्तन होना शुरू हो गया, जो कि ये दिखाता है, ये बताता है एडाप्टिव रेडिएशन के बारे में। हम बात करते हैं जो एडाप्टिव रेडिएशन है मार्सुपियल्स के बारे में। ऐसे एनिमल्स जो अपने बच्चों को कैरिंग खुद अपनी बॉडी के स्पेशल पार्ट के थ्रू करते हैं, ऐसे एनिमल को मार्सुपियल्स कहते हैं। ये मेनली पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में। और इन्हें देखा गया कि कहीं न कहीं इनका ओरिजिनेशन क्या था, एक पॉइंट था, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर फूड शेल्टर के कारण इनके अंदर थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होते चला गया। जैसे आप देख सकते हैं कि वोम्बैट, बैंडिकोट, कोआला, मार्सुपियल मोज, शुगर ग्लाइडर, तास्मानियन वुल्फ, टाइगर, बैंडेड एंडीटर, मार्सुपियल, लेकिन कहीं न कहीं इनमें थोड़ा सिमिलरिटीज दिखाई देती है, जिससे ये पता चलता है ये पहले एक ही जगह पे थे, लेकिन फूड और शेल्टर की कमी के कारण ये अपना क्या करें, रेडिएशन यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना शुरू कर गए। आगे हम बात करेंगे तीन टर्म हमने बताया था। सबसे पहले होमोलॉगस के बारे में बताया था, एनालॉगस के बारे में बताया था, डाइवर्जेंट बताया था और कन्वर्जेंट बताया था। हमने ये बताया था जो होमोलॉगस होगा उसके अंदर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा और जो एनालॉगस होगा उसके अंदर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा। अब यहाँ पे हम बिल्कुल क्लियरली समझ लेंगे, यहाँ पे नीचे दिया हुआ होगा कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है। यहाँ पे दिया हुआ पिक्चर शोइंग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल। प्लेसेंटल, यहाँ पे आप देखें इस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब होता है, केवल इस टर्म को क्लियर करें, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब ऐसा इवोल्यूशन जो एक ही तरीके का हो लेकिन अलग अलग जियोग्राफिकल, यानी जैसे कि कोई भी परिवर्तन हो, यानी कोई भी जीव अपने फूड शेल्टर के कारण कहीं चले गए हों, पुनः वो अपनी अवस्था के ओर आ रहे हों, लेकिन सिमिलर टाइप है, यानी जो भी परिवर्तन हो अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया पे पाए लेकिन जो परिवर्तन हो सेम हो, ऐसे इवोल्यूशन को कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जैसे आप देख सकते हैं प्लेसेंटल मैमल के बारे में और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के बारे में, इनमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, कहीं न कहीं परिवर्तन हो रहा है। बात करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में, तो पहले ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को क्लियरली समझ जाइएगा वरना कंफ्यूज रहेंगे। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब ये होता है कोई भी जीव या किसी भी तरीके, यानी कोई भी इवोल्यूशन हो रहा है अगर अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया पे एक ही तरीके का इवोल्यूशन हो रहा है तो ऐसे इवोल्यूशन को हम कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जैसे कि पहले हमने बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में हमने जिक्र किया था होमोलॉगस ऑर्गन की, एनालॉगस ऑर्गन की, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की। तो हमने बताया था होमोलॉगस ऑर्गन हमेशा जो होगा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करेगा और जो एनालॉगस होगा वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करेगा। बात करेंगे यहाँ पे जो दिया हुआ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में दिया हुआ प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के बारे में, जिसमें ये कंपटीशन में पूछा जाता है, मेनली नीट में पूछता है, 3-4 के बारे में ज्यादातर। ये तो नॉर्मल है, जैसे मोल का जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स क्या हुआ तो होगा मार्सुपियस मोल होगा। एंटीटर का क्या होगा, नंबेट एंटीटर होगा, ये याद करना होता है। माउस का क्या होगा, माउस का जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियस होगा वो मार्सुपियस माउस होगा। लैमर का जो होगा वो स्पॉटेड कस्कस होगा और फ्लाइंग स्क्वेरल का होगा फ्लाइंग फैलेंजर्स होगा। और आपका बॉम्बैट का होगा तास्मानियन टाइगर कैट होगा, वोल्फ का होगा तास्मानियन वुल्फ होगा। ये मेनली जो है ये और दूसरा बॉम्बैट और ये तीसरा, ये चूंकि एक दूसरे से थोड़ा डिफर है, इनको याद करना थोड़ा टफ है, इसलिए ये मेनली क्वेश्चन ये वाले पूछे जाते हैं कि इसका मार्सुपियस क्या होगा या मार्सुपियल का प्लेसेंटल क्या होगा। आगे हम देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पहले पढ़ेंगे हम हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के बारे में। सबसे पहले ये समझ जाएगा हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम है क्या। हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो कि एक लार्ज पॉपुलेशन पे वर्क करता है। 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हार्डी एंड वेनबर्ग, जो कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है। इन्होंने ये बताया था कि उनका स्टेबलाइजेशन यानी कोई पॉपुलेशन है, जिसके पहले आपको ये जानना पड़ेगा थ्योरियों के बारे में, जो लैमार्किज्म और डार्विन और ह्यूगो डेविस के बारे में। ये समझ में आएगा तभी ये थ्योरी समझ में आएगी। लैमार्क ने कहा था
आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में या फिर 10th वगैरह में भी इवोल्यूशन में पढ़ा होगा। जो जिराफ थे उनकी गर्दन पहले छोटी हुआ करती थी ड्यू टू द मान लीजिए कमी के कारण, फूड शेल्टर की कमी के कारण उन्होंने क्या किया, उस एरिया में जहाँ पे वो पहले रहा करते थे वहाँ पे वृक्ष छोटे हुआ करते थे, तो उन्हें आसानी से फूड मिल जाता था। नेचुरल क्लाइमेट या चेंजेस हुए, उसके बाद वो क्या होगा, ट्री क्या हो गए, लंबे होने लगे। तो इनका मानना ये था कि जो गर्दन जो जिराफ की थी वो पहले छोटी हुआ करती थी, लेकिन भोजन के अभाव में उन्होंने अपना क्या किया, जहाँ पे ऊंचे वृक्ष पाए उन्होंने अपना गर्दन ऊंचा करना शुरू कर दिया, जिसके कारण धीरे धीरे उनके अगली जनरेशन में क्या हो गई, जो जिराफ की गर्दन है ऊंची होती चली गई और आगे वाली टांगें जो है वो लंबी होती चली गई। ऐसा इनका मानना था। तो इन्हीं की बातों का प्रूफ करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अंगस वेस्टमैन। इन्होंने क्या किया, जो लैम्बार्क की थ्योरी थी उस पर इन्होंने अध्ययन करना शुरू किया और ये कंफर्म करने की कोशिश किया क्या ये वाकई सही है। इन्होंने क्या किया कि दो माउस को पकड़ा, एक मेल और फीमेल, उसको एक पिंजरे में रखा और उसके साथ ब्रीडिंग कराया, और ब्रीडिंग कराने के बाद उन दोनों की पूंछों को काट दिया। जो उससे नई ब्रीडिंग आई उसमें देखा कि नॉर्मल जैसे पूंछ थी उनकी वैसे ही हुआ, कटा हुआ नहीं हुआ। ऐसे उन्होंने 21 पीढ़ियों तक ब्रीडिंग कराया और अंततः ये लास्ट में ये पाया कि उनकी पूंछें नॉर्मल ही थी, कटी हुई नहीं थी, जिससे ये प्रूफ होता है कि ऐसे कैरेक्टर जो हम खुद अर्जित करें वो हमारी पीढ़ियों में ट्रांसफर नहीं हो सकते, जिसको कहा जाता है एक्वायर्ड कैरेक्टर। जो कि लैमार्क ने बताया था जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं, जिससे ये डिसअप्रूव हो गया। उसके बाद हम जिक्र करेंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लैमार्क डार्विन थ्योरी के बारे में। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया और एक सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से कि जो डार्विन थे उनकी अपनी ये थ्योरी नहीं थी। उन्होंने एक साइंटिस्ट जिनका नाम था माल्थस, वो क्या थे, पॉपुलेशन पे स्टडी कर रहे थे, इस पे पॉपुलेशन पे। उनसे ये प्रेरित होकर क्या किए थे, इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, मेनली इन्होंने जिक्र किया था वेरिएशन के बारे में, विभिन्नताओं के बारे में। इन्होंने ये बताया था कि बेटर फिट वो जो जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव पावर सबसे ज्यादा होगी वो नेचर उसे एडॉप्टेड, और नेचर जिसे चाहेगा वही इस दुनिया में ज्यादा बेटर एडॉप्टेड होगा। और इनकी फर्स्ट जो कंडीशन थी वो ये थी उसके अंदर प्रजनन करने की क्षमता ज्यादा। लेकिन ये दो बात होती है, प्रजनन करने का मतलब बिल्कुल ये नहीं कि ज्यादा से ज्यादा संतान को बनाना, इनका ये मतलब है हर एक पर्सन रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचना चाहिए, यानी हर प्रति व्यक्ति या एनिमल्स अपने जैसा संतान बनाने में सक्षम हो, वो ज्यादा बेटर एडॉप्टेड होगा। बात करेंगे फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिसके बारे में हमने पढ़ा ह्यूगो द लिच के बारे में। इन्होंने क्या किया, म्यूटेशन के बारे में बताया और उन्होंने ये बताया कि जो भी परिवर्तन होगा वो अचानक होगा। इन्होंने एक प्लांट्स के बारे में स्टडी किया था जिसका नाम था इवनिंग प्राइमोस। इन्होंने ये बताया जो भी इवोल्यूशन होगा वो अचानक होगा, जिसमें आपके एनसीईआरटी में एक टर्म दिया हुआ है साल्टेशन, एक टर्म दिया हुआ है साल्टेशन, जिसको कहा जाता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज नोन एज साल्टेशन। यानी एक ही प्रक्रिया में तुरंत क्या अचानक परिवर्तन हो जाए उसको कहते हैं हम साल्टेशन। बात इन्होंने ये कहा था, जो आपके डार्विन साहब थे उन्होंने ये कहा कि जो भी होगा परिवर्तन में उसकी कोई दिशा वगैरह भी फिक्स नहीं हो सकती, तो किसी जिसका ह्यूगो द लिच ने कहा वो डायरेक्शनल होगा लेकिन वन स्टेप में नहीं होगा, वो कहीं भी हो सकता है लेकिन चार्ल्स डार्विन ने कहा वो एक डायरेक्शनल में होगा जिसकी दिशा फिक्स नहीं होगी। बात करेंगे फिर हम, चूंकि ये सारी जो थ्योरियां बताने का सीधा ये रीजन है क्या, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम का मतलब आप लोग जानते हैं साम्य अवस्था, जिसमें कोई भी परिवर्तन किया जाए तो आगे पीछे यानी कोई भी सॉल्यूशन है तो वो डिस्टर्ब हो जाए, वो अपने मीडियम को खो दे, जिसका मतलब हार्डी और वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में ये बताया गया। इन्होंने क्या किया था, स्टडी किया था लार्ज पॉपुलेशन में। लार्ज पॉपुलेशन का मतलब अगर किसी भी जनसंख्या में परिवर्तन होगा तभी इवोल्यूशन होगा। इन्होंने ये प्रूफ करने की कोशिश किया कि इवोल्यूशन होगा कि नहीं होगा और किस कंडीशन होगा। इन्होंने ये बताया अगर कोई 4 जीन है, जैसे मान लीजिए 4 लोग हैं, मान लीजिए किसी का नाम ले लिए अफजल, सानिया, 4 लोगों का नाम लिए, इन्होंने ये बताया
इवोल्यूशन तभी होगा जब इसमें से एक जीन निकले और दूसरा इसमें से आए, तभी इवोल्यूशन होगा। इन्होंने बताने की कोशिश किया कि इवोल्यूशन की क्या क्या कंडीशन है, जिसको अपना इन्होंने एक आप फार्मूला जाने होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर के बारे में, जिसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इन्होंने क्या किया, मेनली इन्होंने एलील्स के बारे में, आपको पता होगा एलील्स किसे, मल्टीपल फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज एलील। एलील किसे कहते हैं, जो मल्टीपल फॉर्म रूप होते हैं ना वो जीन का, वो कहलाते हैं एलील। तो इन्होंने एलील पे स्टडी किया और एलील में इन्होंने क्या किया, दो लिया, एक लिया आपका, मान लीजिए एक एलील इन्होंने ले लिया कैपिटल ए और दूसरा ले लिया स्मॉल ए। इसका इन्होंने लिख लिया फ्रीक्वेंसी, ले लिया P और Q ले लिया इन्होंने फ्रीक्वेंसी, और इन्होंने कंडीशन बनाया। कंडीशन क्या क्या बताया, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डी लिख दे रहे हैं समझ में, डोमिनेंट। तो डोमिनेंट में आपका कौन सा हो जाएगा, कैपिटल ए हो जाएगा, और रिसेसिव में क्या हो जाएगा, होमोजाइगस रिसेसिव, आर इसको हम लिख देते हैं। इन्होंने लिया स्मॉल ए स्मॉल ए, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी P अपॉन Q माना, P माना और इसको Q माना, और इसका फिर इन्होंने बताया हेटेरोजाइगस कंडीशन, जिसमें इन्होंने ले लिया हेटेरोजाइगस में कैपिटल ए स्मॉल ए। अगर इस फार्मूले को फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग सेट किया जाए तो यहाँ पे आपका P है 2 है तो P का स्क्वायर हो जाएगा, ये Q का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2PQ, Q हो जाएगा PQ। अगर इसको इस पे सेट किया जाए तो आएगा आपका P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसका कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी जीन में परिवर्तन होगा तो ये जो कांस्टेंट फेज है 1, ये अलग अलग आना शुरू हो जाएगा, जो इससे सिद्ध करेगा कि इवोल्यूशन हो रहा है। यानी इस थ्योरी का सीधा सीधा यही बताना था, ये फैक्चुअल यही था कि इवोल्यूशन कब होगा, इवोल्यूशन तब होगा जब इसका मान, इसकी वैल्यू 1 से या तो कम आएगी या इससे अधिक जाएगी, तब इवोल्यूशन होना शुरू हो जाएगा। ये हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम समझाती है। हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम अफेक्टेड किससे होती है, जीन म्यूटेशन से होती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट से, जिसको आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, सेवाल इफेक्ट के बारे में पढ़ा रहा होगा, म्यूटेशन के बारे में से ये इफेक्ट, क्योंकि जब म्यूटेशन होगा, जब जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा, यानी जीन का ट्रांसफर होगा, और जब भी जीन का ट्रांसफर होगा तो इसकी वैल्यू घटेगी बढ़ेगी, जो कि ये कहता है इवोल्यूशन को सिद्ध करता है, इवोल्यूशन जब भी होगा तो इसकी वैल्यू घट अथवा बढ़ जाएगी। यही हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम समझाती है। एनसीईआरटी में इसको पूरा डिटेल में दिया हुआ, जो कि हमने आसानी से आपको समझा दिया। ये 3 हिल्स बने हुए हैं, आपको नॉर्मली हम समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 12 का एग्जाम दिया, और 12 के एग्जाम में मान लीजिए आपने 500 के पेपर हुए, और कुछ बच्चों ने 450 नंबर प्राप्त किया और कुछ बच्चों ने 220 नंबर प्राप्त किया। ये 2 कंडीशन बन रही है। कंडीशन ये बन रही है, अगर मान लीजिए कि बोर्ड का जो एग्जाम है वो सिलेक्टेड कर रहे हैं किस बच्चों को, टेबल मानिए 450 को, इसका मतलब जो होगा पीक गेट हायर एंड नैरो, वो सबसे उच्चतम वाले को सिलेक्ट करेंगे, जो स्टेबलाइज कौन से होंगे 450 वाले, तो इसे हिल्स एरिया को कहा जाता है स्टेबलाइजिंग पार्ट। और जो दूसरा कंडीशन बनेगा, या तो वो क्या करेंगे, एक को सिलेक्ट कर लेंगे, या तो 220 वाले को सिलेक्ट कर लें, या तो 450, यानी कहीं न कहीं कि वो एक डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, किसी एक को पार्टिकुलर सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो कहलाता है डायरेक्शनल। लेकिन यहाँ पे हिल्स जो है ना वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको कहते हैं डायरेक्शनल। और दूसरा ये कंडीशन, तीसरा ये बनेगा, इन दोनों को बोर्ड सिलेक्ट कर रहा है कि दोनों एलिजिबल हैं, तो ये कहलाता है, यहाँ पे हिल्स लिखा हुआ है 2 पीक्स फ्रॉम, दोनों छोटा दिया, ये कहलाता है डिसरप्टिव, ये कहलाता है डिसरप्टिव।
ये बहुत इजी मेथड में हमने आपको बता दिया है। एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन है, इससे आपको ये सिद्ध होता है इस फेज का मतलब। डेरिवेटिव के बारे में हम बताते हैं, जैसे कि बोर्ड के एग्जाम में 500 का पेपर हुआ तो बोर्ड ने दोनों को सिलेक्ट किया, यानी कहीं ना कहीं स्टेबलाइजिंग पावर ये दोनों को मिड है, इसे कहते हैं डिसरप्टिव मेथड। ये तीनों इसके बारे में बहुत इजीली आपको समझा दिया। बात करेंगे प्लांट्स के इवोल्यूशन के बारे में, जो कि आपने पहले भी कहीं पढ़ रखा होगा, जिसमें सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स वो होते हैं जिनके पास ना ही रूट होती है, ना ही स्टेम होती है, ना ही लीव्स होती है। ऐसे प्लांट्स को थैलस प्लांट या थैलॉइड्स प्लांट कहते हैं। मेनली इंक्लूड है आपके एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट। जिसमें हम देखते हैं जो सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, पहले उसके कहते हैं हम इसमें क्लोरोफाइट एंसेस्टर, यानी ऐसे प्लांट जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया गया उनके एंसेस्टर के बारे में पूर्वज। जिनके बाद आया आपका ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर, उसके बाद आया आपका राइनिया, उसके बाद आया साइलोफाइटॉन। और इनका जो इवोल्यूशन हुआ वो दिखा रहा है, देखिए ये येलो वाला दिखा रहा है, ये बदल गया किसमें, स्फेनोप्सिडा हॉस्टेल्स में, यानी ट्रेडोफाइट्स में। और ये आपके जो साइलोस्फिदा के कुछ बदल गए फॉन्ट्स में और कुछ बदल गए गिंकोज में, और इनमें से कॉनिफर्स हो गए जिसमें साइकडी आ गया, गेनिटेल्स हो गया। और इनके अंदर जो आप देखेंगे यहाँ से फिर इवोल्यूशन हुआ, प्रोजिम्नोस्पर्म आए, सीड फॉन्ट्स आए, इसके बाद ये बदल गया डाइकोटिलेडॉन्स में, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट यानी सबसे वेल डेवलप्ड प्लांट जिसके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स पाया गया। और ऐसे प्लांट जिसके अंदर 1 कोटिलेडॉन पाया गया उन्हें मोनोकोटिलेडॉन्स कहा गया, और जिनके अंदर 2 कोटिलेडॉन्स पाया गया उन्हें डाइकोटिलेडॉन्स का प्लांट्स कह दिया गया। अब इसके आगे हम यहाँ पे ये देखते हैं दिया हुआ पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक, जिसके अंदर दिया हुआ पीरियड टर्शियरी, क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्राइएसिक, पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन और सिल्यूरियन के बारे में। अब हम एनिमल्स के इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ऐसा माना गया जो सबसे पहले जो इवोल्यूशन हुआ, सबसे पहले जो लिक्विड मीडियम में हुआ, और वो मेनली थे पाइसेस, मछलियां। उनके बाद आए रेप्टाइल्स, और एनसीईआरटी में आपको एक क्वेश्चन पूछता है व्हिच इज द एंसेस्टर ऑफ सैलामेंडर एंड आपके एम्फीबियन के बारे में। तो एक फिश है जिसका नाम है कोलियोकैन, ये जो कंपटीशन एग्जाम में पूछता है एंसेस्टर ऑफ सैलामेंडर के बारे में, तो कोलियोकैन होता है। उसके बाद जब इवोल्यूशन हुआ तो आए आपके रेप्टाइल्स आए, जिनमें रेप्टाइल्स में सबसे बड़ा जो था, जो सबसे ऊंचा था वो डायनासोर था। डायनासोर में टायरेनोसोरस रेक्स के नाम से जाना जाता है। इसमें हम देखेंगे जो इवोल्यूशन हुआ, पहले ऐसा माना गया कि जो रेप्टाइल्स थे वो जब लैंड में आने से पहले कुछ ऐसे थे जो लिक्विड में पाए गए, जो लिक्विड मीडियम में पाए गए। उनके अंदर जो एक थी वो सेल कवरिंग थी, वो हल्की थी, वो पतली थी, और जो लैंड पे आए उनकी जो सेल की कवरिंग थी वो मोटी होती। क्यों? क्योंकि अर्थ पे क्या होता है, पानी की कमी होती है, और एनवायरनमेंट में सन के लाइट, धूल कण वगैरह को प्रोटेक्शन के कारण उनके ऊपर जो सेल की कवरिंग पाई गई वो तब पाई गई। इसका मतलब उसके बाद जो आए आपके एम्फीबियन आए, एम्फीबियन के बाद जो आए जो रेप्टाइल्स जो थे वो बदल गए, एक सिरोप्टिस यानी एप्स में बदल गया, और दूसरा रेप्टिलिया यानी डायनासोर्स में बदल गए। सिरोप्सिड और सिरेप्सिड जिसको कहा जाता है। इसमें आप देख सकते हैं अर्ली रेप्टाइल्स के बारे में, ये सिरोप्सिड हो गए और सिरेप्सिड हो गए। सिरोप्टिस जो है वो एप्स यानी पक्षी वर्ग में चले गए, और जो सिरेप्सिड थे वो बदल हो गए, कोलियो पेडियोकोसोरस में बदल गए, थिकोडोन्स हो गए, थेरैप्सिड हो गए, और मिली जो चले गए डायनासोर, जो इस समय वो अब नहीं पाए जाते हैं, जिसमें सबसे लार्जेस्ट की हमने बात कही थी टायरेनोसोरस रेक्स के बारे में। और ये वाला जो था आपका वो एप्स यानी जो पक्षी वर्ग थे उनके बारे में इवोल्यूशन बताया। इसमें दिया हुआ है इवोल्यूशन जो आपका एरा दिया हुआ है, क्वाटरनरी, टर्शियरी, क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्राइएसिक, पर्मियन के बारे में। इवोल्यूशन ऑफ मैन का जो ये लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का, इसमें हम बात करेंगे जो मैन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। मैन का इवोल्यूशन में जो सबसे पहले जो ह्यूमन क्या है उनका नाम था ड्रायोपिथिकस। ड्रायोपिथिकस ये क्या थे? ड्रायोपिथिकस के बाद आए आपके रामापिथिकस। इन दोनों ये दोनों जो थे इनकी पूरी बॉडी पे हेयर पाई गई और ये गोरिल्ला की तरह थे। और इनके अंदर परिवर्तन क्या हुआ, जो ड्रायोपिथिकस थे वो एप्स में बदल गए।
तो अब इस समय जो लंगूर पाए जाते हैं वो एप्स में बदल गए, और जो रामापिथेकस थे ये बदल गए ह्यूमन में। यानी यही से इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया एप्स का, जो अभी भी पाए जाते हैं, जो गोरिल्ला वगैरह हैं, और जो ये रामापिथेकस थे वो ह्यूमन में कन्वर्ट होना शुरू हुए। रामापिथेकस जो थे ये आपके हिल्स एरिया में पाए गए, जो शिवालिक एरिया में, और ये यूरोप में पाए गए। और रामापिथेकस जो आगे चल के इनका इवोल्यूशन हुआ तो ये बदल गया ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद ये बदल गए। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का मतलब ये नहीं है कि इनके जो फॉसिल्स है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए गए, इनके जो फॉसिल्स है वो अफ्रीका में पाए गए। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद आपके आ गए होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस तो ये फर्स्ट ह्यूमन थे, जो मनुष्य की जो आकृति आई वो होमो हैबिलिस में आई। इन्होंने फल खाना शुरू कर दिया, और जो आग का जलाने का काम और जो हथियार बनाना जो सुडोल आकृति का था इन्होंने शुरू कर दिया। इसके बाद आए आपके होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस ये ऐसे होमो सैपियंस जो ह्यूमन के एंसेस्टर थे, जो सीधा खड़ा होना पोषण है, और इन्होंने ईट यानी फ्रेश खाना भी शुरू कर दिया और हथियार बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद जो आपके आए वो आए निएंडरथल। ये पहले ऐसे जो आदि मानव थे जिन्होंने अपने साथ के साथियों को मरने के बाद दफनाना शुरू कर दिया। ये मेनली जो आपके आए थे वो जर्मन में, इनकी फॉसिल जो थी वो जर्मन में पाई गई। और जो सबसे बेस्ट एडॉप्टेड जो अब पाए जाते हैं वो होमो सैपियन। ये आपका ह्यूमन का एवोल्यूशन है, जिसमें इनके अंदर क्रेनियल कैपेसिटी पाई गई, यानी वो बौद्धिक क्षमता पाई गई, और ब्रेन जो ब्रेन की जो बोन्स है उनके कारण, जिसमें जो सबसे बेहतर जो पाए गए थे आपके निएंडरथल पाए गए थे। इनका लगभग 6 से 80 से लेकर के 800 कई जगह पे वेरिएशन दिखाता है क्रेनियल कैपेसिटी के बारे में दिया गया। तो यानी आप अगर हम देखा जाए ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन का एवोल्यूशन कौन हुआ, पहले ड्रायोपिथेकस आया जो बदल हो गए एप्स में, जो मॉडर्न एप्स हैं, और रामापिथेकस के बाद आपके आ गया ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद आ गया होमो हैबिलिस के बाद आ गया होमो इरेक्टस के बाद गए निएंडरथल, और निएंडरथल के बाद आ गए होमो सैपियंस, जिसको आप सैपियंस दो बार भी लिख सकते हैं। यहाँ इनके जो एंसेस्टर थे ये आप देख सकते हैं नीचे से, ये बिल्कुल जो थे इनका जो बोन्स था वो कहीं ना कहीं नैरो टाइप का और ब्रोडेड टाइप का ऊपर दिखाई दिया। इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी बहुत लो थी। आगे चल के वो धीरे धीरे बंदर के शक्ल में दिखने लगे, जिनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी बोन्स का जो साइज था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और आगे का जो सिरा था वो धीरे धीरे पतला होने लगा। लास्ट में आप देखेंगे वो एक वेल एडॉप्टेड जो स्मार्टनेस जो होमो सैपियंस आए, उनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो डिवाइडेड होना से क्रेन्स यानी बटना शुरू हो गए, और इनके अंदर जो कैप्चरिंग पावर थी, समझने की क्षमता थी, सोचने की क्षमता थी, वो ज्यादा वेल एडॉप्टेड हो गई। जो ऐसा इनका जो क्रेनियल कैपेसिटी अलग अलग है, माना गया जो होमो इरेक्टस थे उनकी कैपेसिटी जो 650 से 800 क्रेनियल कैपेसिटी थी, जो निएंडरथल थे उनकी 1000 सीसी थी, यानी क्रेनियल कैपेसिटी थी। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है क्लोज।